हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज मैं संतोष कुमार तिवारी बीएड सेकेंड ईयर की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूं और आपका थर्ड कंपलसरी पेपर शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन। पिछली क्लास में मैंने बताया कि इनोवेशन किस तरह से कार्य करता है और प्रभावी नेता के कौन कौन से गुण होने चाहिए, जिसमें मैंने प्रचार के गुणों के बारे में आपको बताने का प्रयास किया और प्रचार के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और साथ ही प्रचार के अंदर किस प्रकार की और किन प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। उसी के संदर्भ में आज बताता हूं कि शैक्षिक प्रबंध तंत्र को एक प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यानी शैक्षिक प्रबंध को चलाने के लिए एक अच्छे और प्रभावशाली नेतृत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या यूं कहे कि एक प्रचार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो उसी संदर्भ में आज का टॉपिक है और आज का टॉपिक है कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रचार, यानी प्रबंध तंत्र और प्रचार के में क्या संबंध है और कहीं ना कहीं प्रचार की क्या भूमिका है, या शैक्षिक प्रबंध तंत्र में प्रचार की आवश्यकता क्यों है। तो उसी क्षेत्र में मैं आपको आज बताऊंगा, वही आज का टॉपिक है। तो शैक्षिक प्रबंध तंत्र के लिए शैक्षिक आवश्यकता हेतु हम कह सकते हैं कि विद्यालय में एक प्रकार से रूपांतरण की जो भूमिका है वह कहीं ना कहीं प्रचार के नेतृत्व में संपन्न होती है। आज विद्यालय प्रबंध तंत्र से लेकर जिला शिक्षा प्रबंध तंत्र या राज्य शिक्षा प्रबंध या अन्य भी जो भी शैक्षिक संस्थाएं चल रही हैं, उनको एक प्रकार की कुशल नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। अब कुशल नेतृत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके लिए इस बात को जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रबंध तंत्र किसी कार्य को पूर्णतया वांछित रूप से पूर्ण करना चाहता है तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है जो इन कार्यों को सुचारू रूप से ठीक प्रकार से संपन्न कर सके। तो इसी क्षेत्र में मैं आपको ले जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि किन किन क्या क्या कारक हैं जिन कारकों के आधार पर हम प्रचार की नियुक्ति करते हैं या प्रबंध तंत्र एक अच्छे कुशल नेतृत्व की नियुक्ति करता है, जिससे कि शैक्षिक प्रशासन कार्य ठीक प्रकार से या सुचारू रूप से चलायमान रहे। तो आइए समझते हैं कि ये 3 प्रकार के कारक कौन कौन से हैं। पहला है, यह जो कार्य करने का ढंग है वो कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान देता है कि कार्य को किस दिशा में और सुचारू रूप से किया जा सके। तो सबसे पहले आते कार्य, उसके बाद आते हैं कार्यविधि और तीसरा आता है सिद्धांत। यानी किसी भी संस्था को चलाने के लिए या किसी शैक्षिक संस्थान को चलाने के लिए सबसे पहले कार्य की आवश्यकता होती है, यानी किस प्रकार से कार्य को किया जाए और किन किन विधियों के द्वारा किया जाए और किन सिद्धांतों और नियमों के अनुसार किया जाए। ये जब तीनों चीजें मिलती हैं तब जाके किसी कार्य को पूर्ण रूप से कार्य माना जाता है। यानी तीनों चीजें संचालित जब होती हैं तब जाके कोई कार्य संपन्न हो पाता है। अतः कह सकते हैं कि नेतृत्व की जो क्षमता होती है यह तीनों कारकों पर परस्पर निकट संबंधित होती है। यानी कार्य केंद्रीय कारक है, परंतु यह बिना सिद्धांत और बिना प्रभावी ढंग के क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि कार्य के पीछे का जो उद्देश्य है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी उस उद्देश्य को पाने के लिए हमें कार्यविधि अत्यधिक महत्वपूर्ण है और कार्यविधि के साथ साथ विशिष्ट प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनका भी महत्व है। अतः हम कह सकते हैं कि नेतृत्व को पूरा करने के लिए या नेतृत्व कार्य को ठीक प्रकार से चलायमान रखने के लिए इन सब बातों को
सही प्रकार से जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले आते कार्य। तो कार्य को शिक्षा प्रबंधन जो है, यह शिक्षा प्रशासन के कार्य को अनेक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। यानी अनेक क्षेत्रों से मतलब है कि उनके कार्यों को अलग अलग ढंग से विभाजित कर दिया जाता है। अब कार्य करेंगे कैसे, तो उसको नोट करिए। सबसे पहले आते हैं कार्य में, नोट करिए इसको। पहले योजना बनाना, योजना निर्माण। सेकंड नंबर है वित्तीय व्यवस्था या वित्त की व्यवस्था। तीसरा है विद्यालय प्रणाली। चौथा है उद्देश्य। उद्देश्य प्राप्ति। नेक्स्ट है स्टाफ का चयन। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम। सेकंड पॉइंट है समस्याएं। और आठवां पॉइंट है विद्यालय संबंधित। नोट कर लीजिए इसको। यानी कि किसी कार्य को करते समय सबसे पहले हमें योजना का निर्माण करना होता है, उसके बाद वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है क्योंकि बिना वित्त के कोई कार्य संभव नहीं है। फिर विद्यालय प्रणाली के बारे में जानना पड़ता है कि किस किस ढंग से विद्यालय प्रणाली कार्य को कर रही है। चौथा चीज है कार्य में कि हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। पांचवा पॉइंट है स्टाफ का चयन, यानी कर्मचारियों की जो चयन व्यवस्था है, जो शिक्षकों की नियुक्ति है, जो अन्य कर्मचारी है उनकी नियुक्ति का कार्य है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का निर्धारण, किस पाठ्यक्रम के अनुसार हम शैक्षिक प्रशासन को ले जाएंगे। और सातवां पॉइंट है समस्याएं, जो छात्रों से संबंधित है, कर्मचारियों से संबंधित है, शिक्षकगण से संबंधित है। और आठवां पॉइंट है विद्यालय संबंधित, यानी विद्यालय से संबंधित जो समस्याएं हैं, यानी विद्यालय का रखरखाव, विद्यालय की साज सज्जा, टूट फूट, मरम्मत, डेस्क इत्यादि की व्यवस्था। और जब कभी महोत्सव होता है तो उसके लिए भी जो व्यवस्थाएं होती है वो सभी विद्यालय संबंधित व्यवस्थाओं में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, टॉपिक बड़ा है। आप इसी में नेक्स्ट आते हैं, इरेज कर दें। कार्य विधि। तो कार्य विधि के अंतर्गत आते हैं इन दो चीजों के अंतर्गत। तो पहला आता है कौशल, दूसरा आएगा अभिवृत्ति, तीसरा आएगा कार्य का ज्ञान, और चौथा आएगा अवबोध। अवबोध यानी कि जब हम कार्य को संपन्न करते हैं और जब क्रिया विधि के अंतर्गत आते हैं हाउ नो, यानी कैसे जानते हैं उनको, तो कौशल यानी कार्य का कौशल आना चाहिए, कौशल क्षेत्र आपका सही होना चाहिए। अभिवृत्ति यानी जो चीज को हम देख रहे हैं उसको अपने विचारों के द्वारा व्यक्त करना आना चाहिए। जिस कार्य को हम संपन्न कर रहे हैं उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। और अवबोध से तात्पर्य है कि जो भी क्रिया प्रणाली है, जो भी कार्य विधि है, उसके बारे में पूर्णतया जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आती हैं। और नेक्स्ट आते हैं लास्ट पॉइंट सिद्धांत। तो कोई भी चीज जो है
वह बिना सिद्धांत के पूर्ण नहीं होती। क्योंकि हम जब किसी कार्य को करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस सिद्धांत के अनुसार कार्य कर रहा है। भाई पहले जॉब किया हमने, फिर हाउ नो कैसे किया जाता है, कार्य विधि होती है, और किस सिद्धांत के अनुसार वह सब कार्य प्रतिपादित हो रहे हैं या किस नियम के अनुसार सब चलायमान है। तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है। अब आते हैं सिद्धांत में। तो सिद्धांत को नोट कर लीजिए, आप बड़ा है थोड़ा सा, लिख लीजिए इसको अपने कॉपियों पे, नोट करिए। यद्यपि कोई सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं है, फिर भी हम समस्याओं का समाधान करने के लिए एक योग्य सिद्धांत के अनुसार कार्य को संपन्न करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आएंगे समन्वित निर्णय का सिद्धांत। पहला पॉइंट है समन्वित निर्णय का सिद्धांत। दूसरा है शिक्षा प्रशासन कार्य का सिद्धांत, नोट कर लीजिए, शिक्षा प्रशासन कार्य का सिद्धांत। तीसरा है शिक्षा संबंधी सिद्धांत। चौथा है ग्राफ संबंधी सिद्धांत, यानी उसका ग्राफ बनाना, किस सिद्धांत पर काम कर रहे उसका ग्राफ बनता है, उसके बाद किसी काम को किया जाता है। नेक्स्ट है संघर्ष का सिद्धांत। अगला पॉइंट है संगठन संतुलन का सिद्धांत, निर्णय का सिद्धांत, किस प्रणाली से करते हैं प्रणाली का सिद्धांत, और लास्ट पॉइंट है मोर्टन एंड मैनेजमेंट का सिद्धांत। मोर्टन एंड मैनेजमेंट का सिद्धांत, यानी इन सिद्धांतों के द्वारा सारी ये चीजें संपन्न की जाती हैं, जिसको हमने ट्रायंगल बनाया है, यानी कार्य विधि और सिद्धांत। यानी शैक्षिक प्रबंध के अंतर्गत प्रचारक की नियुक्ति जो होती है या प्रचारक की जब नियुक्ति की जाती है तो इन सिद्धांतों पर कार्यों को संपन्न करता है, इन सिद्धांतों की पूर्ति करता है। यानी इस सिद्धांतों के आधार पर, इन सब नियमों के आधार पर हम प्रचार की नियुक्ति करते हैं, जो शिक्षा प्रबंध तंत्र में शिक्षा को चलायमान रखने का कार्य करता है। अब इसी क्षेत्र में आते हैं तो एजुकेशन एक्सपेक्टेशन टू लीडरशिप, यानी उससे क्या क्या अपेक्षाएं हैं लीडरशिप से, यानी प्रचार से शैक्षिक प्रबंध को क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं जिस पर वो खरा उतरता है। यानी हमने किन शैक्षिक प्रबंध ने किन कारणों से प्रचार की नियुक्ति करता है, उससे क्या क्या वो चाहता है जिसके लिए उसकी नियुक्ति करता है। तो आएंगे, सबसे पहले है निर्विवाद और अधिकृति, यानी ये जो आपका प्रचार है का पद है वो कहीं ना कहीं निर्विवाद होता है, यानी उसमें कोई विवाद नहीं होता है। अगर विवाद होगा तो शैक्षिक प्रशासन ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएगा और शिक्षा का स्तर भी ठीक प्रकार से चलायमान नहीं हो पाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि जो शिक्षा में प्रचार की भूमिका होती है वो निर्विवाद की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुस्थापन का कार्यक्रम। तो अनुस्थापन से तात्पर्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की आवश्यकता अनुभव की गई है कि कुशल प्रबंधक और प्रशासकों के निर्माण के लिए अनुस्थापन यानी ओरिएंटेशन, यानी जब हम किसी कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं या कोई चीज़ नई चीज़ लागू करते हैं तो उसके लिए ओरिएंटेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने बीएड के छात्र आते हैं, बीएड छात्रों जब एडमिशन हो जाता है तो उनको ओरिएंटेशन के माध्यम से एक दूसरे से के साथ हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो अनुस्थापन कार्यक्रम यानी ओरिएंटेशन के माध्यम से हम एक दूसरे से अपने इंट्रोडक्शन करते हैं, और इसके लिए कॉलेज प्रबंधन और नेतृत्व करने वाला व्यक्ति प्रचार दोनों मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षण क्षेत्र में छात्र और शिक्षक के बीच कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित इसके माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट आएगा अनुसंधान का प्रयोग। तो अनुसंधान का लाभ तब मिल सकता है जब अनुसंधान और प्रयोगों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाए, जिसका लाभ प्रबंधक और प्रशासकों को प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए दो बातों पर ध्यान दिया जाता है, पहला है संगठन और दूसरा व्यक्ति। तो एक कुशल नेतृत्व में प्रशिक्षित व्यक्ति ये समझता है कि सफल प्रबंधक क्या है और जो संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करे और उसमें संलग्नता के साथ अपने कामों से संतुष्टि मिले। अतः विद्यालय
प्रधानाचार्य से यह अपेक्षा रखता है कि वो कहीं ना कहीं अनुसंधान के माध्यम से सारे कार्यक्रमों को संपन्न कराए और अनुसंधान और प्रयोग के माध्यम से कहीं ना कहीं सबको लाभान्वित कराए। यानी जिस प्रयोगशाला का हम निर्माण कर रहे हैं तो उसकी देखरेख प्रचार के अंडर में होना चाहिए और उन प्रयोगों से कहीं ना कहीं हमको लाभ भी मिलना चाहिए, यह अपेक्षा विद्यालय प्रशासन रखता है। इसीलिए अनुसंधान के क्षेत्र में वह जो भी समस्याएं होती हैं उसको पूर्ण करने का काम प्रबंधन का होता है और प्रबंधन इसीलिए पूरी करता है कि उसका कहीं ना कहीं छात्रों को लाभ मिले प्रचार के माध्यम से। यानी प्रचार का उसमें संलग्नता ज़्यादा होती है क्योंकि उसी को कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पूरा करने का दायित्व उसके ऊपर होता है। यानी इसके लिए अनुसंधान के लिए वह छात्रों को, शिक्षकों को, कर्मचारियों को मोटिवेट करता है और मोटिवेशन के द्वारा अनुसंधान कार्यों को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करता है। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए वित्त की व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रबंधन तंत्र देखता है। तो वो चाहता है कि हम किसी चीज़ में अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, वित्त की व्यवस्था कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे विद्यालय प्रशासन को लाभ की स्थिति में हो। नेक्स्ट पॉइंट आएगा नेतृत्व शैली का ज्ञान। तो नेतृत्व शैली का ज्ञान किसी भी प्रचार को प्रभावी प्रबंधन तंत्र की योग्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अर्थात उस प्रबंधन तंत्र की अपेक्षा है कि नेतृत्व शैली में इस प्रकार का हो कि कहीं ना कहीं वो संगठन और समूहों को, जो भी अपेक्षाएं हैं संगठन और समूहों को, उनकी अपेक्षाओं पर कहीं ना कहीं प्रचार खरा उतरे। यानी उनकी जो भी सेवाएं हैं उनको करने में कहीं ना कहीं प्रचार जो है, उसकी जो नेतृत्व शैली है वो उसमें खरा उतरे। ये प्रबंधन तंत्र चाहता है कि जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं, जो भी संगठन बनाया है, जो भी ऑर्गेनाइज किया है योजनाबद्ध तरीके से, तो उसकी अपेक्षा होती है कि कहीं ना कहीं उसमें वो खरा उतरे प्रचार। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं विद्यालय विकास की आवश्यकता। तो विद्यालय जो है प्रचार और विद्यालय विकास को ध्यान में रखकर आवश्यकता अनुसार रखे जाते हैं। यानी कि आवश्यकता के अनुसार प्रचारों की नियुक्ति की जाती है और ये देखा जाता है कि कुशल और योग्य नेतृत्व किस प्रकार से प्रचार के अंदर निहित है। विद्यालय की विकास की दृष्टि से आज किन किन बातों की प्रशासनिक और प्रबंधकीय दृष्टि से आवश्यकता है, इस बात का ध्यान प्रबंधन तंत्र रखता है। उनकी पूर्ति और उन्हें उचित उपयोग में लाने के लिए नेतृत्व क्षमता पर निर्भर करता है। यानी कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि विद्यालय का विकास कहीं ना कहीं प्रचार पर निर्भर है और उस अपेक्षा पर कहीं ना कहीं प्रबंधन चाहता है कि प्रचार खरा उतरे, यानी विकास के कार्यों को बढ़ाने में कहीं ना कहीं मदद करे, जिससे कि विद्यालय प्रशासन तंत्र आगे विनियोग करने में सक्षम हो, जिससे कि उसको लाभ की स्थिति में आका जा सके। अतः इस बात की अपेक्षा रखता है कि जो भी हमने प्रचार की दायित्व जिसको दिया है, जिसको इस शैली प्रदान की है, उसको कहीं ना कहीं विद्यालय विकास की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। तो यह एक अपेक्षा थी विद्यालय प्रबंधन की, शैक्षिक प्रबंधन की, कि जो प्रचार है वो कहीं ना कहीं इन बातों को ध्यान रखे कि विद्यालय का विकास तभी हो सकता है जब वो शैक्षिक प्रशासन कार्यों को सुचारू रूप से करे। नेक्स्ट आएगा सृजनशील नेतृत्व। तो सृजनशील नेतृत्व से तात्पर्य कि जो प्रधानाध्यापक है एक विद्यालय, स्थानीय समुदाय, राष्ट्र और शिक्षा जगत अपेक्षा करता है कि प्रत्येक विद्यालय प्रधानाध्यापक उसके शिक्षकों को, उसके विद्यार्थियों को और समुदाय को सृजनशील बनाने में मदद करेगा। यानी उसके नेतृत्व में संगठन, उसमें लगे व्यक्ति, छात्र सभी सृजनशील होंगे और शिक्षा से लाभान्वित होंगे। अर्थात जो कुशल नेतृत्व करने वाला हो उसकी नेतृत्व शैली का आधार जो है वो जनप्रिय होना चाहिए। यानी सब लोग उसको चाहें और तभी चाह सकते हैं जब वो कहीं ना कहीं शिक्षकों और छात्रों के संपर्क में बना रहेगा। यानी इस प्रकार का प्रचार का पद है, प्रभावी है कि कहीं ना कहीं वो शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के साथ समन्वय की स्थिति में रहे, जिससे कि वह कोई भी कार्य को सृजन तरीके से नए ढंग से करने के लिए आगे आए। उसके व्यवहार से कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों को अनुकरण करने की प्रवृत्ति रहनी चाहिए। नहीं, प्रचार ऐसा कार्य करे
कि उनके कार्यों को देखकर उसके कर्मचारी, शिक्षकगण और छात्र उसके कार्यों को अनुकरण करें, यानी उसको देखकर उसी तरह करने या उसी तरह बनने की चेष्टा करें। यह वास्तव में विद्यालय समूह का एक तरह से ग्लोब में सूर्य की भांति होता है, एक तरह से सूर्य की भांति होता है पूरे विद्यालय प्रांगण में, जिसके इर्द गिर्द पूरा समूह चलायमान रहता है। किंतु यह सब प्रचार के उचित प्रशिक्षण, अभिनव और उपलब्ध कार्यक्रम और सृजनशीलता के द्वारा ही संभव है। कि जब तक प्रचार सृजनशील नहीं होगा, यानी किसी चीज़ को बनाने के लिए अग्रसर नहीं होगा, सृजनता की भावना नहीं होगी। भाई सृजनता क्या है? एक शिल्पकार अपनी कला के माध्यम से, अपने हाथ के माध्यम से उस मूर्ति को ऐसा बनाता है कि बिल्कुल सजीव हो जाती है, यानी ऐसी सृजनता के साथ किसी चीज़ का विकास करता है। इसी तरह प्रचार की भूमिका भी है सृजनशील, यानी सृजनशील की तरह किसी चीज़ को बनाना। और जब सृजनशील की तरह एक्टिव होगा तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम उसको विद्यालय प्रबंधन को मिलेगा और विद्यालय को मिलेगा। अब आते हैं टीम भावना। तो टीम भावना से तात्पर्य यह है कि प्रचार की कार्य की प्रवृत्ति जनतंत्री प्रबंध के अनुसार होना चाहिए, यानी जनतंत्री प्रबंध की आवश्यकता होती है। एक कुशल प्रचार यह आश्वस्त करता है कि प्रशासनिक कार्य नियमित रूप से संपन्न हो रहे हैं। अनेक बार वह उनकी कार्यविधियों और उन सब कार्यों को नियमित ढंग से करने के लिए सुझाव देता है और इसका ध्यान रखता है कि किस प्रकार सारे कार्य हो रहे हों। वह संगठन को आगे बढ़ाने में योगदान देता है, एक टीम का नेतृत्व करता है, टीम की भावना रखता है। उस टीम भावना में शिक्षकगण हैं, कर्मचारी हैं, फोर्थ क्लास है, छात्रगण हैं, यानी सबको एक टीम की तरह लीड करता है, जैसे कैप्टन पूरे टीम को लीड करता है और कहीं ना कहीं अपने पूरी टीम को लीड करते हुए विजय की ओर अग्रसर करता है। क्योंकि जब तक एक कप्तान के अंदर टीम भावना नहीं होगी तब तक वो अपने टीम को लेकर आगे की ओर नहीं चल सकता और विकास भी नहीं कर सकता। इसलिए कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा की टीम होती है उसका कहीं ना कहीं कार्यवाहक जो होता है कप्तान, वो कहीं ना कहीं प्रचार होता है। तो प्रचार के अंदर टीम भावना का होना जरूरी है, यानी सबको एक तरह से देखे, टीम अप्रोच हो और टीम अप्रोच ही एक फोरम का निर्माण करती है। इस फोरम के माध्यम से विचार प्राप्त किए जाते हैं और निर्णय लेने में योग्यता मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रधानाचार्य की शैली है वह शिक्षक भी है, एक कप्तान भी है और एक प्रबंध तंत्र का नेतृत्व करने वाला नेता भी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो प्रचार है उससे कहीं ना कहीं प्रबंध तंत्र को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं कार्य की दृष्टि से। क्योंकि कहीं ना कहीं वह जब प्रचार को नियुक्त कर देता है तो अपनी कार्य विधियों से थोड़ा सा वो मुक्ति पा जाता है, क्योंकि वो समझता है कि एक अच्छे प्रचार को जब हमने नियुक्ति की है तो कहीं ना कहीं विद्यालय प्रबंधन इससे निश्चित हो जाता है कि हमारा विद्यालय सुरक्षित हाथों में है और कहीं ना कहीं यह विकास के मार्ग में आगे की ओर अग्रसर है। तो इस बात का ध्यान देकर ही एक प्रचार की नियुक्ति की जाती है, उसके कार्यों को सराहा जाता है, क्योंकि एक वो टीम भावना और सहयोग की भांति पूरी टीम को लेकर चलता है। तो हम कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रबंध तंत्र और प्रचार में एक प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में एक कड़ी और एक इकाई के रूप में प्रचार कार्य करता है और कहीं ना कहीं शैक्षिक प्रबंध तंत्र और मैनेजमेंट को बनाए रखता है। तो जो वास्तविकता है शैक्षिक प्रबंधन और मैनेजमेंट का, उसमें कहीं ना कहीं जो माध्यम का कार्य करता है, जो इकाई का काम करता है, वह एक प्रचार ही है। तो प्रचार का काम प्रमुख होता है क्योंकि उसको ही पूरे विद्यालय का उत्तरदायित्व उसी के कंधे पर होता है। इसलिए प्रचार को एक प्रभावी नेता या प्रभावी नेतृत्वकर्ता माना जाता है और प्रचार के ही हर चीज़ को, हर आदर्श को विद्यालय का जो प्रबंध तंत्र हैं या विद्यालय के जो छात्र हैं या विद्यालय के शिक्षक हैं या विद्यालय के कर्मचारी हैं, वह सब उसकी बातों को अनुकरण करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज की क्लास जो शैक्षिक प्रबंध तंत्र और प्रचार का है उसको आप भली भांति समझे होंगे और
आज आपको ज्ञात भी होगा कि प्रचारक का पद किस तरह से प्रभावशाली होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें विद्यमान होती हैं जो प्रचारक को प्रभावी नेता के रूप में दर्शाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।